गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग बायोमोलिकुल्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड तक हम लोग डाइसेकेराइड पढ़ चुके थे। और अब हम बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स का। ओके, श्रेया का सब लोग अवेलेबल हैं, शशांक, प्रवीण, अविनाश। ओके, ऑल ऑफ यू, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं। और पॉलीसेकेराइड में हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें है स्टार्च, उसमें है ग्लाइकोजन, उसमें है सेलुलोज, है ना। ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं। इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्च के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। स्टार्च, जैसे तुम आलू है, आलू को देखे हो, और आलू में जो जैसे प्लांट में क्या होता है, जो फूड रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। तो ये स्टार्च, जैसे पोटैटो है तो पोटैटो में ये स्टार्च का स्ट्रक्चर ये इस तरह का होता है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, लाइक दैट, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्च का है। और इस स्टार्च में ये पॉलीसेकेराइड्स है। और किसका पॉलीसेकेराइड है, किसका मोनोमर क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये वाइट एमार्गोस सब्सटेंस है। वाइट एमार्गस सब्सटेंस, ये टेस्टलेस है, इसमें टेस्ट नहीं मिलता, नो स्मेल, इसमें स्मेल भी नहीं मिलेगा। आप कहोगे सर आलू खाते हैं तो मीठा लगता है। मीठा कब लगता है, जब आप उसको पका के खाते हैं। कच्चा आलू खा के देखो, ऐसा लगता है। ठीक है। जो स्टार्च है, ये इसको 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको गर्म करें, या इसको डाइल्यूट एसिड, थोड़ी मात्रा में एसिड मिला लें, है ना। डाइल्यूट एसिड HCl ले लो या कुछ भी ले लो, इसमें इसको डाल दो तो ये डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। डेक्सट्रीन में, डेक्सट्रीन को डायस्टेज एंजाइम, डायस्टेज ये एंजाइम है, या स्टार्च को सीधे यहाँ से भी डायस्टेज एंजाइम इसको मल्टोज में कन्वर्ट करता है। और इस मल्टोज को एमाइलेज अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च को 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, आप इसको रिएक्शन कराएं तो ये पहले तो ये डेक्सट्रीन में कन्वर्ट होता है, यानी छोटा पार्ट हो गया। या डायस्टेज एंजाइम से डायरेक्टली स्टार्च को या डेक्सट्रीन को ट्रीट करें तो ये सीधे मल्टोज में कन्वर्ट करता है। मल्टोज को अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला कौन एंजाइम है, एमाइलेज है। तो ये तो इस तरह से हमने इसको दिखाया कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा कैसे ये इसको ब्रेक कर देता है। तो इससे तो ये समझ में आया कि इसका जो मोनोमर है वो मोनोमर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ तक आपने नोट कर लिया। ओके,
देखो, स्टार्च में दो चीज़ें होती हैं, या एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन, जिसमें कि 20% पार्ट ये होता है और 80% पार्ट एमाइलोपेक्टिन होता है। कहीं सेम सोर्स हो, कहीं से भी हो, इसमें एमाइलोज 20% और 80% एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ये जो होता है लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है, और इसमें जो लिंकेज होता है अल्फा 1,4 ग्लाइको अल्फा 1,4 ग्लाइको सिडिक लिंकेज, ये प्रेजेंट होता है। पहले लीनियर ये भी होगा एंड ब्रांच्ड। लीनियर में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, और जो ब्रांचिंग होगी वह अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। यानी एमाइलोपेक्टिन में लीनियर और ब्रांचिंग दोनों प्रेजेंट है। लीनियर के बाद ब्रांचिंग हो जाएगी, और ये केवल लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। तो क्या आपने नोट किया? एमाइलोज ये एमाइलोज, सॉरी इसका
हो गया। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरे से लिंक कैसे लिंक किया है ऑलरेडी हम आपको पहले भी आपको बता चुके हैं। एमाइलोपेक्टिन की बात कर लें। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एमाइलोपेक्टिन लीनियर भी है, ब्रांचिंग भी है। इसके 1 और इसके 6 कार्बन यहाँ से।
ओके, आपने देख लिया कि इसमें एमाइलोज में ये लीनियर पॉलीसेकेराइड है, जबकि एमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स है, लीनियर भी है और ब्रांचिंग भी है। ब्रांचिंग आफ्टर 30 मोनोसेकेराइड्स रिपीटेशन के बाद होता है। जैसे 30 मोनोसेकेराइड ये मोनोमर्स ये रिपीट किया, इसके बाद तब ब्रांचिंग हुआ, फिर 30 आगे बढ़ा, फिर ब्रांचिंग हुआ। ऑलमोस्ट इस तरह से इसमें ब्रांचिंग होती है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन का। सिमिलर स्ट्रक्चर like starch but branching is more। ब्रांचिंग इसमें मोर होगा, वो आफ्टर 30 रिपीटेशन तक होता है, और जबकि ये आफ्टर 30 रिपीटेशन के बाद ब्रांचिंग होगा स्टार्च में, जबकि इसमें 10 to 12 जब मोनोमर्स रिपीट करता है इसके बाद तब ब्रांचिंग हो जाती है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज इसका जो मोनोमर है वो बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा ये इसमें मोनोमर लिंकेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है। यह लीनियर पॉलीसेकेराइड है, फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो जरा इनका स्ट्रक्चर देखा जाए। नोट कर लिया था कि नहीं? ये बीटा डी ग्लूकोज है। एक और बीटा डी ग्लूकोज बनाता हूँ।
हमने आपको बताया कि ये फर्स्ट कार्बन का OH 6 की तरफ अगर होता है तो वो बीटा टर्म यूज़ करते हैं। चलो एक और बना देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसी तरह से इधर भी जाएगा दूसरे के साथ, और ये इधर जाएगा दूसरे के साथ। तो फाइनली बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। ये आपका सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं
इसमें हमने आपको स्टार्च का, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, खास तौर से सेलुलोज पूछता भी है, स्टार्च भी पूछता है, इनके लिंकेज पूछते हैं कि ये कैसे, इसका लिंकेज क्या है। तो ये आपको पता हो गया कि बीटा ऑर्थो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये सेलुलोज में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर्स भी कभी कभी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन ये हुआ कि हम लोग बायोमोलिकुल्स में विटामिन्स पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, प्रोटीन और अमीनो एसिड पढ़ा और कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। तो ये पार्ट पूरा पूरा कंप्लीट हुआ है ना। और इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। अब बात आती है अगले चैप्टर का, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप कौन कौन से केमिकल्स का आप यूज़ करते हो, प्रत्येक रोज़ आप सो के उठते हो तो क्या क्या यूज़ करते हो। सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे क्या? सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ना है क्या तुम लोगों को? सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया गया क्या अभी? तनु, आप इसको बार बार आप लिखो, यानी स्ट्रक्चर बनाओ, 2-3 बार अगर आप प्रयास करोगे तो बनने लगेगा समझ के। लेकिन तो अभी आपको सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया गया। सरफेस केमिस्ट्री आल्सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया गया है, ऑनलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ाया गया। अच्छा, ओके, देखता हूँ। तो हम ये मान के लेंगे तूने पढ़ लिया क्या ये? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बाय वाले तो बोलेंगे हमने पढ़ लिया, मैथ वाले बोलेंगे नहीं पढ़ा है। चलो 1-2 क्लास में इसको पढ़ाएंगे, फिर सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही हम बताएंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट के जब पढ़ाएंगे तो वो पढ़ा ही देंगे। हाँ, तो अब हम बात चलो शुरू ही करते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अभी हम लोग के पास है टाइम, तो अंकित बायो वाले भी नहीं पढ़े हैं। बायो के हो कि मैथ के हो? ओके, अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, इसमें कोई बहुत बात नहीं है। इसमें 3 ही चीज़ एनसीईआरटी में आपको पढ़ने हैं। एक तो ड्रग, दूसरा जो आपको पढ़ना है इसमें फूड एडिटिव्स, जिससे कि आप कैसे प्रिजर्व करते हैं फूड को, और तीसरा जो पॉइंट है वो है क्लीनिंग इफेक्ट लाइक सोप एंड डिटर्जेंट्स। ये खास तौर से इम्पॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बात आती है कि इसमें और क्या क्या आपको पढ़ना है। बेसिकली जो मेन काइंड्स रिलेटिव है, यानी जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसका मेन मोटो क्या है, यूज़फुल मोटो यही है कि ये हम मैनकाइंड के लिए कितना हम दे पा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को कितना फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं। तो वही तो प्रिंसिपल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये ह्यूमन बीइंग को या मैनकाइंड्स को हम उसको फ़ायदा पहुंचाएं। एनीवे, आजकल तो जो एवरीडे लाइफ में बहुत कुछ लोग यूज़ करते हैं, है ना, अलग अलग, जैसे फेस क्रीम है वो यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं। आप लोग बेहतर जानते होंगे, यूज़ करते होंगे, है ना। सोप है, शैम्पू है, क्रीम है, कोल्ड क्रीम है। अब इसके बाद
गर्मी आएगा तो उसमें भी आप यूज़ करोगे, है ना। इसके अलावा पाउडर्स हैं, पाउडर का भी आप यूज़ करते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप भली भांति जानते हो। पॉलीमर्स, बहुत सारे पॉलीमर प्लास्टिक्स का यूज़ पढ़े करते हो, उसको भी इसमें ही आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। इसके अलावा अ, यानी साफ़ सफाई में डिसइंफेक्टेंट वगैरह का आप यूज़ करते हैं, दवाइयों का यूज़ करते हैं। डेली बीमार हो गए तो उसमें दवा आपने यूज़ कर लिया, मेडिसिन का यूज़ कर लिया, तो वो है डेली लाइफ में। इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि डेली लाइफ में हम उसका यूज़ करते हैं, वो सब पार्ट इसमें आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वही आपको पूछे जाएंगे। तो उसमें बेसिकली हम लोग ड्रग के बारे में, यानी मेडिसिन के बारे में, उनके कैसे एक्शन करते हैं, एंजाइम पे कैसे एक्शन करता है, थेरेपेटिक एक्शन कैसे है, क्या है, हम एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है ना, एनाल्जेसिक क्या है, एंटीपायरेटिक्स क्या है, हम लोग इनको ट्रंकलाइजर्स क्या है ना, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हम लोग देते चलेंगे और उसको जानेंगे। जेई एडवांस में, हाँ, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। जैसे फूड एडिटिव से जो अल्टेम वगैरह है ना, सैक्रीन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उनका स्ट्रक्चर्स अगर आपको नहीं मालूम है, उनके स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं, मतलब आपको दे दिया कि इसमें कितने स्टीरियो सेंटर हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इन, तो आपको एल्टेम में पूछ सकता है, सैक्रीन में पूछ सकता है। बहुत सारे जो फूड एडिटिव्स हैं उनका स्ट्रक्चर देकर, उनको देकर, स्ट्रक्चर नहीं दिया रहता, नाम दिया रहता है, आपको बताना होगा। लेकिन अगर आपको उसका नाम ही नहीं पता है, नाम सुना ही नहीं है, तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसलिए उसको जानना ज़रूरी है। ओके, तो एडवांस वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि इनके स्ट्रक्चर्स जो आप ये जानते हो, स्ट्रक्चर्स में भी खास तौर से जो डिटर्जेंट्स है, मैं अभी आपको समराइज़ कर रहा हूँ। डिटर्जेंट के बारे में भी क्वेश्चन जैसे जनरल पूछता है कि कब हम डिटर्जेंट कहेंगे, कब सोप कहेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप। जो क्लिनजिंग एजेंट हैं वो कैसे काम कर रहे होते, क्लीनिंग एजेंट, तो उनके बारे में भी जानना यहाँ पे इसमें ज़रूरी है। सोपेनिफिकेशन क्या होता है ना। कुछ लोग सोपेनिफिकेशन को एस्टरिफिकेशन भी कह लेते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। ये आगे हम लोग डिटेल इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी। तो ये जो इसमें जो बेसिकली हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, वो है ड्रग एंड देयर क्लासिफिकेशन। सीधे एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे हम लोग। ड्रग एंड देयर क्लासिफिकेशन, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, थेरेप्यूटिक, therapeutic action of different classes of drug। इसके बाद हम फूड में कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, फूड इन केमिकल इन फूड, जो फूड एडिटिव के तौर पे हम लोग जानेंगे। और इसके बाद है क्लींजिंग एजेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिकली सोप एंड डिटर्जेंट, ये इतने पार्ट को हम लोगों को कवर करना है। ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन,
जनरली जो ड्रग होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट के केमिकल्स होते हैं। ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट 50 to 100 यूनिट, इंटरनेशनल जो यूनिट है उसके आसपास ये होता है, या 500 to 500 भी हम कर सकते हैं। मतलब रेंज होता है 100 to 500 600 के आसपास के रेंज में। ये ड्रग का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है यही आसपास होता है। तो हम वन बाई वन हम इनको डिस्कस करें कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में दो क्लास इसमें लगेगा तो बेहतर है। क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। ये पार्ट हम वन क्लास में कंसीडर करेंगे, ये इतना, और ये इतना पार्ट दूसरे क्लास में कंसीडर करेंगे। यानी आई थिंक सो कि 2 क्लास हमको चाहिए, तो 2 घंटा कम से कम। तो इसको बेटर है कि हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करें, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर हमको फिर पीछे जाना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो हम यहीं पे इसको छोड़ते हैं, अगले क्लास में इसको कंसीडर करेंगे। ओके, तो हो नहीं पाएगा। अगले 2 क्लास के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री को भी, उसमें 3 से 4 क्लास लग जाएंगे, 4 क्लास मैक्सिमम। ओके, थैंक यू।